नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम सभी ताजा बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों यूपी में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर सीएम योगी ने बुलाई बैठक, अफसरों को क्या अलर्ट। दोस्तों राजभवन जा रहे कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को पुलिस ने रोका, बीच सड़क पर मचा हंगामा। दोस्तों उपचुनाव से मिली संजीवनी के बाद मायावती का जोश हाई, 30 जून को बुलाई बड़ी बैठक। दोस्तों निर्मला सीतारमण बोली, राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं होगा। दोस्तों शामली में पुलिस बल का फ्लैग मार्च, माहौल खराब करने पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। दोस्तों सपा नेता छविनाथ यादव की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई। दोस्तों वाराणसी में रथ यात्रा मेले के चलते 4 दिन वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध। आप भी इन रास्तों से गुजरते हैं तो हो जाए अलर्ट। दोस्तों यूपी बीजेपी के लखनऊ में आज होगी बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव 2024 पर बनेगी रणनीति, इन 14 सीटों पर होगी खास चर्चा। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें यूपी में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर सीएम योगी ने बुलाई बैठक, अफसरों को किया अलर्ट। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मानसून के एक्टिव होते ही योगी सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बाढ़ अतिवृष्टि की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए। दोस्तों सीएम ने कहा कि बाढ़ या किसी अन्य आपदा की स्थिति में परीक्षण मैन पावर हर जनपद में होना चाहिए। किसी भी आपदा से पूरी तरह बचाव के लिए जनपद अपने स्तर पर स्वावलंबी कैसे बने, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ की प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीसी तथा आपदा प्रबंधन टीएमओ को 24/7 एक्टिव मोड में रहे। दोस्तों आपदा प्रबंधन मित्र, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की आवश्यकता अनुसार सहायता ली जानी चाहिए। इनके विविध परीक्षण भी दिए जाएं। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी ग्राम पंचायत, नगर निकाय, वार्ड या मोहल्ला में जल जमाव नहीं होना चाहिए। हर एक स्तर पर इसकी जवाबदेही सुनिश्चित कराएं। नाला नाली, ड्रेनेज आदि की सफाई का समय से आगे बढ़नी चाहिए। दोस्तों सीएम ने कहा कि मानसून की पहली बारिश प्रदेश के कई जगहों में हुई है। मुझे उम्मीद है कि स्वाभाविक परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों ने उनसे निपटने के लिए हेतु आवश्यकता भी तैयारियां कर ली हैं। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें राजभवन जा रहे कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को पुलिस ने रोका, बीच सड़क पर मचा हंगामा। दोस्तों अग्निपथ स्कीम के विरोध में वरिष्ठ नागरिकों व सियासी पार्टियों के साथ राजभवन जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व अन्य लोगों को पुलिस ने रोक लिया है। दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। इस प्रकार की योजनाएं थोप कर देश के भविष्य को संकट में डाला जा रहा है। अग्निपथ के विरोध में उतरे कांग्रेसियों ने बुधवार को शहर में खूब हल्ला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त शहर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही कई सियासी संगठन में जुड़े हैं। दोस्तों इसी के चलते सभी लोग राजभवन की तरफ बढ़े, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बहुत देर तक यहां सभी प्रदर्शनकारी राजभवन जाने की जिद पर रहे, मगर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। तत्पश्चात सभी प्रदर्शनकारी यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ज्ञापन देने वाले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान बैरिकेडिंग के पास चक्कर खाकर गिर गए। दोस्तों हरीश रावत ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जब युवा सेवानिवृत्ति होकर युवा लौटेगा तो उसके भविष्य के सामने बड़ा शून्य खड़ा होगा, क्योंकि पेंशन, ग्रेचुटी, समय और अन्य सुविधाओं के लाभ से वहां वंचित रहेगा। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें उपचुनाव से मिली संजीवनी के बाद मायावती का जोश आई, 30 जून को बुलाई बड़ी बैठक। दोस्तों लोकसभा उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, मगर गुड्डू सिंह जमाली को मिले 29% वोट के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती का जोश आई है और वे अपनी पार्टी के इस बढ़े हुए जोश को बरकरार रखने के लिए उन्होंने 30 जून को पार्टी की एक बड़ी मीटिंग लखनऊ में बुलाई है। जहां दोस्तों मायावती विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। एक समुदाय विशेष को बरगलाने का आरोप तो चुनाव के नतीजों के साथ ही सपा पर लगातार लगती रही है। दोस्तों राजनीति के जानकारों का मानना है कि आजमगढ़ के उपचुनाव के असली शाह गुड्डू जमाली ही रहे, जिन्होंने सपा की जीत की राह कंटीली कर दी है। मायावती का पूरा फोकस अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। दोस्तों 2007 में जातियों की सोशल इंजीनियरिंग करके प्रदेश में सत्ता में पहली बार पूर्ण बहुमत आई बसपा सुप्रीमो फिर से अपने पुराने फॉर्मूले दलित मुस्लिम पर ज्यादा फोकस कर रही है। दोस्तों हालांकि विधानसभा सूत्रों की माने और चुनाव की हार की समीक्षा के दौरान मायावती ने पार्टी में 4 समूह बनाने की बात कही थी।
दलित, ओबीसी, मुस्लिम और स्वर्णों की। दोस्तों 2022 विधानसभा चुनाव से सबसे पहले बसपा छोड़ने वाले लगातार नेताओं ने सपा का दामन थामा था, क्योंकि सपा सियासी हलकों में ये माहौल बनाने में कामयाब हो गई थी कि भाजपा का विकल्प सिर्फ सपा ही है। यही वजह है कि विधानसभा जनता में आम को गई है और बस परेश में ही, जिसके चलते कुछ सीटों पर जाटव और गैर जाटव दोनों ही सपा को वोट किया। दोस्तों मांझी हुई राजनीति मायावती सबसे ज्यादा परेशान इस बात से रही कि 95% मुस्लिमों ने विधानसभा में सपा को वोट दिया। आपको बता दें कि मायावती 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत सत्ता में आई थी, उसमें मुस्लिमों वोटरों की तादाद अच्छी खासी थी। दोस्तों मायावती ने विधानसभा चुनाव की उस हार का बदला लेने के लिए आजमगढ़ में मुस्लिम प्रत्याशी उतारा और सपा के मुस्लिम वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की, जिसके चलते सपा इस सीट पर कांटे की टक्कर हार गई। दूसरी तरफ रामपुर में भी कोई उम्मीदवार उतार कर मुस्लिमों को संदेश दिया कि बसपा मुसलमानों का सम्मान करती है। दोस्तों विधानसभा के चुनाव में भी मायावती ने इसी रणनीति के तहत जहां सपा के मुस्लिम उम्मीदवार थे, वहां मुस्लिम प्रत्याशी दिए थे, जिसके चलते कई सीटों पर सपा को बहुत कम वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी का महज एक विधायक है, जिसके बाद मायावती फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करने में लग गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें निर्मला सीतारमण बोली राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं। दोस्तों जीएसटी काउंसिलिंग की 2 दिनों में चंडीगढ़ में चल रही बैठक बुधवार को समाप्त हो गई है। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्य के वित्त मंत्री भी शामिल थे। दोस्तों बैठक के दूसरे दिन सभी राज्यों ने जीएसटी मुआवजे के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग रखी। निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बैठक में सभी एजेंडा पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अभी राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कुछ राज्यों ने कहा है कि वे कुछ समय से मुआवजे के लिए जारी रखना चाहते हैं। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा द्वारा शासित सभी राज्यों के साथ दूसरे राज्य मुआवजे विस्तार की मांग की है। इसके तुरंत बाद उनकी टिप्पणी आई। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उस समय राज्यों को जून 2022 तक होने वाले राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। अब 30 जून के समय सीमा खत्म हो रही है, लिहाजा सारे के सारे राज्य इस मुआवजे को आगे की जारी रखने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स के कुछ छूट और वापसी में सुधार पर जीएमओ की सिफारिश को लिया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, गुड़ दौड़ पर जीएमओ की अंतरिम रिपोर्ट पर चर्चा की गई। दोस्तों बैठक के पहले दिन में भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। इस बैठक में कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैक्स की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई। दोस्तों साथ ही राज्यों को सोना और मूल्यवान पत्थरों के राज्य के भीतर आवाजाही के लिए ई-बेल जारी करने की अनुमति दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें शामली में पुलिस बल का फ्लैग मार्च, माहौल खराब करने पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के बाद पुलिस जहां पूरे प्रदेश में अलर्ट नजर आ रही है, तो वहीं जनपद शामली के कैराना में भी अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। फिलहाल जनपद शामली में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। दोस्तों पुलिस अधिकारी भी अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था व कानून व्यवस्था को कायम रखने की लगातार गश्त लगा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में नपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट के बाद हुई कन्हैयालाल की हत्या से माहौल गरमाया हुआ है, जिसे देखते हुए यूपी पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिसे देखते हुए जनपद शामली के किराना सहित अपर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की और पुलिस ने अपना दमखम दिखाया। दोस्तों पुलिस के तमाम अधिकारी सड़कों पर पुलिस बल के साथ अपने अपने थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च करते दिखाई दिए। इसी के साथ ये सभी शरारती तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें सपा नेता छविनाथ यादव की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई। दोस्तों प्रतापगढ़ सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। एसडीएम और सीओ भारी पुलिस बल के साथ डुगडुगी बजाते हुए कुंडा गांव पहुंचे और छविनाथ यादव के कॉलेज, बाग, खेत और मकान सहित करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया। ये कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। दोस्तों प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक मामले में जमानत मिलते नहीं कि दूसरा मुकदमा दर्ज होता है। वहीं ऐसा कहा जाने लगा है कि छविनाथ यादव प्रतापगढ़ के आजम खान बन गए हैं। आज एसडीएम सतीश त्रिपाठी और सीओ अजीत कुमार सिंह की अगुवाई में 2 थानों की पुलिस टीम और पीएससी टीम कुआंडा
गांव पहुंची तो लोग सशंकित हो गए। पुलिस की टीम ने डुगडुगी बजाते हुए और अनाउंसमेंट करते हुए छविनाथ यादव की 4 अचल संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। दोस्तों पुलिस की टीम के सुंदरलाल यादव महाविद्यालय के गेट पर नजर आए। पुलिस ने इस कॉलेज और छविनाथ यादव के मकान को सील करने के बाद 2 लग्जरी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, वाराणसी में रथ यात्रा मेले के चलते 4 दिन वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आप भी इन रास्तों से गुजरते हैं तो हो जाए अलर्ट। दोस्तों लखा मेले में शुमार कांसी का रथ यात्रा मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ कांसी उत्सव पर्वों की शुरुआत मानी जाती है। रथ यात्रा वाले क्षेत्र में दुकानें और झूलों के साथ ही मेले की तैयारियां और तेज हो गई हैं। दोस्तों 1 जुलाई से 4 जुलाई तक रथ यात्रा मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर यातायात पुलिस की ओर से कई मार्गों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाकर रूट डाइवर्ट किया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात दिनेश कुमार पुरी ने अपील की कि महाजन आज सहयोग कर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखे। ये डाइवर्ज 1 से 4 जुलाई तक प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे से प्रांत 4 बजे तक लागू रहेगा। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, यूपी बीजेपी की लखनऊ में आज होगी बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 पर बनेगी रणनीति, इन 14 सीटों पर होगी खास चर्चा। दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति का काम करना शुरू कर दिया है। वहीं बुधवार को बीजेपी की लखनऊ में बैठक होगी। पार्टी की ओर से ये बैठक लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय पर होगी। दोस्तों लखनऊ पर होने वाली ये बैठक करीब 11:30 बजे होगी, जिसके लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों आजमगढ़ और रामपुर में जीत के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से लग गई है। माना जा रहा है कि ये दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण थीं, इन्हें सपा का गढ़ माना जाता था। ऐसे में पार्टी का मानना है कि अगर बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है तो बाकी 14 सीटें जो अभी भी सपा और बसपा के पास हैं, उन पर भी जीत दर्ज कर सकती है। इसीलिए पार्टी की बैठक में खास तौर पर उन 14 सीटों पर रणनीति बनाई जाएगी। दोस्तों इन सभी खबरों की सच सबसे तेज पुष्टि नहीं करता है, बल्कि इन सभी खबरों को डेली हंट के माध्यम से आदर्श वेबसाइट पर दिखाया गया। आपकी क्या इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी